और कैसे हैं आप सब। तो हमारा आज का नया टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। देख लीजिए आज का हमारा नया हेडिंग क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो इसकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स की। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आसान शब्दों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप किससे डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको पता लग जाएगा कि मोबिलिटी की वैल्यू क्या है। तो सामने देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, यानी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आपको पता लग जाएगा कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी म्यू की वैल्यू क्या है। अगर आपको डेरिवेशन याद हो, वी डी इक्वल टू मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ई टाउ अपॉन एम। ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले उसमें इसकी, तो ई टाउ अपॉन एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ई से ई कैंसिल, तो क्या बचा, ई टाउ अपॉन एम। देख लीजिए एक बार इसको। सबसे पहले मैंने म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई लिखा, वी डी का फॉर्मूला पुट करा, मतलब वी डी का फॉर्मूला लिखा और यहाँ वैल्यू पुट करी इसकी। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई टाउ अपॉन एम, अपॉन में ई से ई कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ई टाउ अपॉन एम। ठीक, अब मान लीजिए हम एक जनरल चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन ना होकर कुछ और चार्ज हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्यू लिख देंगे, तो क्यू टाउ अपॉन एम। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये हमने किसके रूप में रिलेशन निकाला आपका, एक तो आपका म्यू यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, और एक आपका टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम है, और क्यू आपका चार्ज, और एम क्या है, मास ऑफ चार्ज। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या लिखा आपने हेडिंग देखिए मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, आर प्रोपोर्शनल एल, उसके बाद हमने लिखा था आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। तो आपका फॉर्मूला क्या आया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो रो क्या था वहाँ पे, रेजिस्टिविटी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और कब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कब रेजिस्टिविटी आपकी कम होगी। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखिए एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज। एन क्या होगा यहाँ पे, नंबर डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम या नॉर्मल टाइम जो है। तो अब हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस के। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका फॉर मेटल, यानी इसका मतलब ये है कि जब आप मेटल के ऊपर ये जो फार्मूला हमने लिखा है, तो मेटल के हिसाब से टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर कम करने पर मेटल की रेजिस्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो सोचते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके, थोड़ा ऐसी जनरल बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक मेटल है, उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसी स्टेट में होने चाहिए, फ्री स्टेट में होने चाहिए। तो जब आपके पास मेटल होगा, उस मेटल के अंदर आपने क्या करा, उस मेटल के टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया। तो जब आप मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो मेटल के अंदर की जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो आप जैसे ही मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उसका जो काइनेटिक एनर्जी है मेटल की वो इंक्रीज होगी। पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। जल्दी जल्दी कोलिजन जब करेंगे तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात, मैंने क्या बोला।
ठीक, तो जब आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर देखिए जब आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेटल जल्दी जल्दी, जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो जल्दी जल्दी टकराने की वजह से जो उनका मीन कोलिजन टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो अगर मीन कोलिजन टाइम आपका कम हो जाएगा, तो मीन कोलिजन टाइम कम होने से आपकी जो ये रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करा, मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उसकी स्पीड जो है, स्पीड भी बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो पहले कुछ देर में कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी कोलिजन करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से ये जो रिलैक्सेशन टाइम या जो भी मीन एवरेज टाइम है, ये आपका टाउ कम हो जाएगा, और टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जब आप मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। अब इसी में हमारा टॉपिक जो चल रहा है फॉर मेटल्स में, इसी में आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट। इसमें R क्या है? आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T पर। बहुत ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूँ, थोड़ा आगे लेके उसको। R क्या है? आपका रेजिस्टेंस है कौन से वाले टेम्परेचर? T पर। R नॉट क्या है आपका? वो भी रेजिस्टेंस है, वो कौन से टेम्परेचर पे है? T नॉट पे। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो T है वो T नॉट से बड़ा है, यानी ये वाला जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू इस वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो R क्या है आपका रेजिस्टेंस? T टेम्परेचर पे। R नॉट क्या है आपका रेजिस्टेंस? T नॉट पे। और ये अल्फा जो है वो है आपका, अल्फा जो है आपका कहलाता है, और अल्फा होगा आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, R जो है रेजिस्टेंस वो T टेम्परेचर पे, R नॉट जो है वो T नॉट पे, और T जो है वो T नॉट से बड़ा होगा, यानी T वाला टेम्परेचर ज़्यादा और T नॉट वाला लोअर टेम्परेचर, और अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए लिखवाया है कि जब हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड उसकी तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी हमने बताया था आपको कि जब आप मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाली कंडीशन में यह है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके रिलैक्सेशन टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। किसकी बात करेंगे हम? सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की अगर बात करेंगे, दोनों की, तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब क्या होगा? मान लीजिए आपने सेमीकंडक्टर या आपका जो इंसुलेटर है उसके टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है कि जब आप सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो n है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बढ़ जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? ये रेसिप्रोकल है ना। अब सोचिए कि रो जो है वो n के रेसिप्रोकल है, तो अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया आपके? एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद रिलैक्सेशन टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो n है आपका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में जो आपका रो यानी रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और सिंपल सी बात है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका किसके लिए था? फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, अब हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंस का तीसरा पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये हुआ जैसे आपके पास कोई बैटरी है, उसके अंदर के जो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, या जैसे हम लैग्रांज सेल बनाते हैं, कोई भी सेल हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, केमिकल सॉल्यूशंस की। उन केमिकल सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडीशन में क्या होगा? सपोज करिए आपने एक इलेक्ट्रोलाइट्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो उसके जो इंटर आयनिक पार्टिकल है, यानी उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच का फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से उनके बीच का फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जब उनके बीच का फोर्स कम होगा, और वो फोर्स कौन सा कहलाएगा, विस्कस फोर्स। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने एक विस्कोसिटी वाले चैप्टर पढ़ा था, तो विस्कोसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था आपको, ये तो पढ़ाया था कि विस्कोसिटी क्या होती है, कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो यहाँ पर सेम कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट के साथ में है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके जो इंटर आयनिक पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी पहले जो वो सॉलिड फोर्स से जुड़े हुए थे, अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब फोर्स की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में आयंस जो है वो फ्रीली मूव करने लगेंगे, और जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो मैंने आपको पढ़ाया था मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको आप लोग घर पे, इसके मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, और कोई भी क्वेरीज हो तो उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।